नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था कि 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच जब विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम किस तरीके से चलाया जा रहा था। इस संबंध में हमने समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की जाती है, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। कांग्रेस की जो राजनीति करने के तरीके हैं उनमें धीरे धीरे कमजोरी आने की वजह से जनता के अंदर एक ऑप्शन का अभाव था। जनता के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत 1907 में हुआ था प्रथम चरण का, वो भी 1915 से लेकर के 1916 ईस्वी आते आते तक उनको भी ब्रिटिश शासन के द्वारा दबा दिया गया था। 1916 में सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये होती है कि होम रूल लीग की शुरुआत होती है। भारत में दो तरह के होम रूल लीग था, एक तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया और दूसरा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन सब चीजों को हमने पिछले वीडियो में समझा था कि होम रूल लीग की वजह से किस तरह से फिर से राष्ट्रीय आंदोलन में एक उत्साह की दौड़ शुरू होती है, क्योंकि होम रूल लीग से कांग्रेस के जो अन्य नेता है वो भी जुड़े हुए थे। आज के इस वीडियो में हम ये चीज समझने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ जहाँ होम रूल लीग चल रहा है, दूसरी तरफ 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद दो हिस्से में बट गया था, वो फिर से एक साथ आ जाते हैं। तो 1916 में क्या होता है कि लखनऊ अधिवेशन होता है, नहीं 1916 लखनऊ अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसका अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गया कि कांग्रेस का पुनः एकीकरण आप कह सकते हैं, पुनः एकीकरण हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो जाता है। कांग्रेस के जो दो ग्रुप थे, एक थे उदारवादी और दूसरा थे उग्रवादी या चरमपंथी। उग्रवादी या चरमपंथी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये चीज अब समझ में आना शुरू हो गया कि उनकी एकता के अभाव की वजह से ब्रिटिश शासन को उनके मांगों को अस्वीकार करने में खास फायदा मिल जाता है। दूसरे तरफ अगर हम ये देखें तो जो उग्रवादी नेता थे, जो चरमपंथी विचार के नेता थे, उनमें बाल गंगाधर तिलक 1914 में मांडले जेल से जब बाहर निकला तो उन्होंने शुरू किया था होम रूल लीग अधिवेशन। और इस अभियान के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को जोड़ने में सफल तो हुआ, पर चरमपंथी ग्रुप के जो बाकी नेता थे, चाहे आप लाला लाजपत राय की बात करें या विपिन चंद्र पाल की बात करें, उसका रुख में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। इस वजह से जो बाल गंगाधर तिलक है, इनके भी सोचने के तरीका में परिवर्तन होना शुरू हो गया। और 1907 में जो विभाजन हुआ था, 1907 में क्या हुआ था? सूरत विभाजन। सूरत विभाजन के बाद पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ आते हैं, एक साथ मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय अभियान में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना काम करने जारी रखते हैं, काम करने की शुरू करते हैं। और इस एकीकरण में जिन दो व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा, उसमें बाल गंगाधर तिलक का तो रहा ही। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट
इन दोनों के प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः एकीकरण होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर मिलकर के एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह से कांग्रेस का एक नया दौर का शुरुआत होता है, जहां फिर से उग्रवादी ग्रुप और उदारवादी ग्रुप मिलकर के काम करना शुरू करता है। तो ये 1916 ईस्वी के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना था, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः एकीकरण हुआ था। इसके साथ साथ 1916 में ही देखें तो एक और महत्वपूर्ण चीज हुआ, लखनऊ समझौता होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो अब हम ये समझते हैं कि लखनऊ समझौता क्या था और लखनऊ समझौता में किन किन प्रावधानों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बना। आखिर क्या विशेष था लखनऊ समझौता में। तो ये तो लखनऊ अधिवेशन था जो 1916 में हुआ था अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में, और इसका सबसे बड़ी चीजें जो इस अधिवेशन में हुआ वो ये हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कभी दो ग्रुप में बटे हुए थे, दो हिस्से में बटे हुए थे, वो फिर से एक साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार हो गए। अब 1916 में जो दूसरी सबसे बड़ी घटना थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो ये था लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। तो अगर हम लखनऊ समझौता की बात करें तो लखनऊ समझौता किसके किसके बीच होता है। लखनऊ समझौता होता है मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच। मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और इसमें क्या करता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि संयुक्त घोषणा पत्र जारी करता है। संयुक्त घोषणा पत्र, ये संयुक्त घोषणा पत्र क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग देश के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मिल करके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों अपना एक साझा उद्देश्य जारी करते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है आगे राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। तो इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके इस देश के राजनीति में काम करने के लिए, इस देश की शासन किस तरह से आगे चलेगा, इसके लेकर के एक चर्चा करता है और एक समझौता पर आते हैं। तो अगर हम ये देखें कि आखिर इस तरह के बदलाव क्यों हुआ था, लेकिन एक चीज और देखिए कि ये दोनों साथ में आए, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांगे स्वीकार करना पड़ा। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, पर इसके लिए जो शर्त था, अगर हम ये शर्त देखें कि किस शर्त पे हुआ, किन चीजों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा, तो 1907 ईस्वी से ही जो मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज की जो मांग कर रहे थे, इस मांग को मान्यता देना पड़ा। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन से अब ये कह सकते थे कि वो मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज का निर्माण करें। अगर आप देखें, सही चीजों से सही तरीके से समझें, तो ये एक ऐसा समय है जहां पर सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो रही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति है उसके मांगों को स्वीकार कर रहा है। यानी कि देश का विभाजन का जो बीज है, उस बीज में कम से कम अगर ये बीज नहीं है तो उस बीज के लिए ये पानी या
ये कहें कि फर्टिलाइजर की तरह जरूर काम किया। मुस्लिम लीग की ये मांग अब स्वीकार हो चुका है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होंगे, यानी कि अब वो इस देश के हिस्से तो हैं मुस्लिम लोग, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम बहुल हिस्से हैं, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जब भी चुनाव होगा तो मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे और मत देने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम जनता को होगा। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करता है कि जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी पृथक निर्वाचक मंडल की, सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज की, उसको स्वीकार कर लेता है। और इसके वजह से क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पुणे समझौता लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। और इस पैक्ट के द्वारा दोनों इस चीज को जारी रखने के प्रयास करता है कि आने वाले समय में वो किस तरह से राजनीति करेंगे। अब देखिए क्या ऐसा क्या हुआ था कि जब मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुआ था तो उसी समय से मुस्लिम लीग हमेशा से इस चीज की दावा करते आ रहा था कि वो भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक दल है। ऐसा क्या हुआ कि 1906 से लेकर के 1916 ईस्वी तक मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को पृथक रखा, अपने तरीके से आंदोलन किया, और फिर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ क्यों मिल गया। तो अगर हम इसके कारण को देखें तो इनके कई कारणों में से एक कारण तो आप देखिए, अगर इसके कारण को देखें तो एक कारण तो ये था कि बंगाल विभाजन का रद्द होना। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय मुस्लिम लीग इसका बहुत बड़ा समर्थक थे, क्योंकि बंगाल विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। तो जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था वहां पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, तो मुस्लिम लीग उस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत स्थिति में पाता था और अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। किंतु 1911 में क्या होता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि बंगाल का विभाजन किया गया था, पर पुराने विभाजन को रद्द करके जो बंगाल है उससे उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है, बिहार को अलग कर दिया जाता है, असम को अलग कर दिया जाता है। तो जो पुराना बंगाल का विभाजन था वो विभाजन समाप्त हो जाता है। इसके वजह से मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन के विरोधी हो जाते हैं, उसके कार्यों से अब वो नाराज हो जाते हैं। दूसरी बात अगर हम समझें तो 1912 में एक और महत्वपूर्ण चीज हुआ था, वो ये कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इससे भी मुस्लिम लीग को लगता था कि अब इस एरिया का महत्व, जो बंगाल की एरिया है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इस क्षेत्र का महत्व राजधानी बदलने की वजह से धीरे धीरे समय के साथ कम होगा। इसके कारण भी मुस्लिम लीग क्या किया कि विरोध करना शुरू किया सरकार के कार्यों का, और इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों साथ में आए। अगर एक और कारण देखें तो 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच का जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसमें तुर्की जो है वो ब्रिटिश ग्रुप जो था, यानी कि जिसमें कि ब्रिटेन थे, मित्र राष्ट्र थे, उससे हार गया था। और हारने की वजह से तुर्की के ऊपर कई तरह के अपमानित संधि स्थापित किया गया था। जो ओटोमन एम्पायर के सबसे बड़े सुल्तान थे, उनके राज्यों को कई हिस्से में बांट दिया गया। सुल्तान की जो शक्ति है उनको भी कम कर दिया गया था। हालांकि ये मुद्दा सीधे तौर पर भारत से नहीं जुड़ा हुआ था, पर चूंकि भारत के मुसलमान जो तुर्की के सुल्तान होते थे उनको अपना आदर्श समझते थे और उनके प्रति उनका आस्था था, इस वजह से भी मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश शासन के प्रति एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होता है। और ये चीजें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है दोनों को करीब लाता है। एक और चीज अगर देखें तो ये था वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की की हार। तुर्की की हार। एक और चीज अगर हम देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम
कॉलेज को कम सरकारी सहायता अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना जो सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था वो इसलिए ताकि जो मुस्लिम समाज है उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सके और आधुनिक तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को, मुसलमान लोगों को शिक्षित किया जाए सरकारी सहायता प्राप्त करके। पर अलीगढ़ जो मुस्लिम कॉलेज है इनकी स्थापना के बाद सरकार के तरफ से ज्यादा सहायक राशि नहीं मिला। इसके कारण भी जो मुस्लिम आबादी थे उसके अंदर सरकार के प्रति जो आस्था है, सरकार पर जो भरोसा है ब्रिटिश सरकार पर, वो विश्वास में कमी आया और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास जुड़ गए और सरकार के विरोध एक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस समझौते का परिणाम ये होगा कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच एक एकता स्थापित हुआ और ये एकता हमें देखने को मिलेगा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाता है उसमें देखने को मिलेगा।